Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is monetary system. First of all, we start what is money. A current medium of exchange in the form of coins and banknotes collectively. It is a medium in which price and values are expressed. It circulates from person to person and country to country, facilitating trade, and it is the principal measure of wealth. अच्छा, हम मनी की बात करें तो मनी जो है कोई भी चीज जो किसी चीज को खरीदने में पे की जा सके, आपकी नीड्स को पूरा कर सके, वो मनी होगी। जो भी चीजों के लेन देन के लिए जो भी हम यूज करते हैं ना, वो मनी है। एक बहुत मशहूर जो है क्यूट है, मनी इज एन मनी डस्ट। जो करना चाहे वो कर सकती है, मतलब जो पैसा है वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। वैसे जो मनी है वो एक लतीनी जबान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये। नाउ वी स्टार्ट, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉनेटरी सिस्टम रिलेटिंग टू मनी और करेंसी इज कॉल्ड अ मॉनेटरी सिस्टम। जहां भी मॉनेटरी सिस्टम की बात हो, इसका मतलब होगा कि हम मनी की बात कर रहे हैं, रिलेटिंग टू मनी। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना इकोनॉमी के लिहाज से। Monetary system is a set of institution by which a government provide money in a country economy. M- Modern monetary system usually consist of the national treasury, the mint, the central bank and commercial bank. अब हम इनकी बात करते हैं। नेशनल ट्रेजरी ये क्या है? द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग फॉर एंड कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल डेट एंड द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल ट्रेजरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये हर कंट्री में होता है। बेसिकली ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग, ये फाइनेंस को मैनेज करता है, ये पॉलिसीज वगैरह बनाता है, ये उस टाइप का डिपार्टमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मिंट की, तो ये क्या है? A mint is primarily produced of a country coin currency and it has the consent of the government to manufacture coins to be used as legal tender. अब जो मिंट है इज अ प्लेस और डिपार्टमेंट पर कॉइन करेंसी प्रोड्यूस, जहाँ पर भी कॉइन और करेंसी प्रोड्यूस होती है वो जगह मिंट की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल कमर्शियल बैंक की। इन दोनों को पहले हम बैंक को डिफाइन करते हैं कि बैंक एक है क्या। बैंक वो सेक्टर है जहाँ हमें क्रेडिट कार्ड या विड्रॉ, आउटड्रॉ, डिपॉजिट, चेक की फैसिलिटी, करेंसी एक्सचेंज, ये इस तरह की सारी सर्विसेज जहाँ हमें मिलती हैं वो है बैंक होता है। सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन प्रिविलेज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जो सेंट्रल बैंक है वो मेन रोल है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का। ये होल बैंक ऑफ कंट्री होता है, ये हेड, ये सब मतलब सब बैंक्स का जो होता है वो हेड होता है। इसको हम बाद में ब्रीफली डिफाइन करते हैं। सबसे इससे पहले हम कमर्शियल बैंक की तरफ चलते हैं। A commercial bank is a type of bank that provides services such as accepting deposit, making business loan, and offering basic investment products that are operated as a business for profit. जो कमर्शियल बैंक है इसका एम है टू प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड दे स्टार्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट प्लान विच इंक्रीज प्रॉफिट। जैसे एचपीएल हो गया पाकिस्तान में, अल्फला हो गया, जेएस हो गया, अलाइड बैंक हो गया, ये सारे जो है ये कमर्शियल बैंक है, लेकिन इनका जो बाप है वो सेंट्रल बैंक ही होता है और वही कमर्शियल बैंक को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ कि ये क्या है। एन इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये वही बात है कि ये सबका जो है सबको देखता है, ये कमर्शियल बैंक्स को भी देखता है, ये मनी की क्वांटिटी को देखता है। और अच्छा, ये सप्लाई, ये जो हमारी सप्लाई मनी को देखता है ताकि इन्फ्लेशन ना हो, और ये कंट्रोल करता है। फंक्शंस है इसके सेंट्रल बैंक के: रेगुलेट बैंक एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज मेड अवेलेबल इन द इकोनॉमी कॉल्ड द मनी सप्लाई। अच्छा, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ये इन्फ्लेशन को देखता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बनाता है। ये जितनी भी हमारी मालियत होती है, मतलब रिसोर्सेज होते हैं, उतनी ही मतलब जो वैल्यू हो सकती है ना, नोट छापने की, ये उन सब चीज़ों को देखता है और वही हमारा सेंट्रल बैंक होता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है।
मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? The monetary policy is the process by which the monetary authority of the country, like the central bank or currency board, control the supply of money, often targeted on inflation rate or interest rate to ensure price stability and general test in the currency. The setting of the money supply by policy maker in the central bank. जो monetary policy है, authority of a country, like central bank और currency board, उसको लागू करती है। वो तब लागू करती है जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेशन रेट कब बढ़ता है? जब सप्लाई ऑफ मनी कम होती है। जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो मार्केट में जो है वो चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्ट की प्राइस या तो ज़्यादा हो जाती है, और प्रोडक्ट की जो होती है वो वैल्यू भी नहीं रहती है। मतलब हर इंसान के पास पैसा हो जाएगा, वो गाड़ियां खरीदेगा और वो मतलब इस तरह से घर खरीदेगा, तो इन सबको ये इन्फ्लेशन तो होगी होगी, और इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी नहीं रहेगी, और फिर वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। ये 3 मंथ के बाद मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। हमारे पाकिस्तान में भी ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर 3 मंथ बाद बनती है। ये सेंट्रल बैंक के ही वो 6-7 लोग होते हैं, और कुछ ये ऐड होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, इस तरह से ये बताते हैं कि कितने नोट छापने हैं या कितने नहीं छापने। और हमारी जो है हमारे रिसोर्सेज के लिहाज से सेंट्रल बैंक देखता है ना कि नोट छापने हैं। रिसोर्सेज लाइक हमारी हो गए, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं उनके हिसाब से करते हैं। अच्छा, ये सबको सेंट्रल बैंक बनाता है, और फॉर अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद आते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी की, ये एक है डायग्राम है। इसमें सेंट्रल बैंक को देखा जा रहा है कि अनस्टेबल इकोनॉमी है। उससे पहले इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, ग्रोथ है, उसके बाद सेंट्रल बैंक है, फिर वो अनस्टेबल कैसे होती है, इसको इंजेक्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। ओके, मॉनेटरी अथॉरिटी। जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो क्या है? इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, a monetary authority is the entity that manage a country currency and money supply, often with the objective of controlling inflation, interest rate, real GDP, or unemployment rate. The purpose of the monetary policy is enacted by a central bank to sustain a level economy and keep unemployment low, protect the value of the currency, and maintain economic growth by manipulating interest rate or reserve requirement, or through open market operation. A central bank effect borrowing, spending, or and saving rates. अच्छा, हम मनी अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो क्या है? वो कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी को। सब ये कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। हर चीज को मद्देनजर रखकर हमारे रिसोर्सेज को देखता है कि अगर जैसे कि सप्लाई ज्यादा हो जाए तो चीजों की वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास जो होती है वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ये मॉनेटरी जो अथॉरिटी होती है ये सारी ये मैनेज करती है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की तरफ। International monetary system, a set of internationally agreed rule and supporting institution to facilitating international trade, cross-border investment, and allocation of capital among countries. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये आईएमएस क्या है? ये एक तरीके का ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को ऑपरेट करता है। हमारी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है उनमें आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आती हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं। ये अच्छा, ये प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रूल है ना, इंटरनेशनल रूल ऑफ करेंसी, जो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है ना, उसका पता लग सके कि क्या रेट चल रहा है करेंसी का बाकी मुल्कों में या हमारे मुल्क में या कहीं भी, किसी भी यूरोस का, डॉलर्स का, हर चीज का जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो हमें बताती है बाकी करेंसीज के जो रेट होते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ आईएमएस है। इसके जो फीचर हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट है, प्रोवाइडिंग कंट्रीज विद सफिशिएंट लिक्विडिटी टू फाइनेंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट एफिशिएंसी है, अलाउइंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिशोर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, इसमें ये जो है इसके फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक फिस्कल पॉलिसी की बात हुई है,
मैं उसको बताऊंगी, ये लास्ट हमारा पॉइंट है। जो फिस्कल पॉलिसी है ये क्या है? ये फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई करती है। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट लोगों पर, चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगा देती है। टैक्स ज़्यादा होगा तो लोग जो है चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, फिर इन्फ्लेशन भी कम होगी। ये होगी हमारी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, इसमें जो है हम देखते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क को। जो ट्रेड होता है उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। तो हम एक सिस्टम के थ्रू जो है ना ये सारा कुछ जो आईएमएस है इसके सिस्टम के थ्रू ही हम करते हैं। कि ये देखें ना, प्रोवाइडिंग कंट्रीज विद सफिशिएंट लिक्विडिटी टू फाइनेंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट, कि इसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये डेफिशिएंट ना हो। इन सारी चीजों को देखने के लिए हमने एक जो इंस्टीट्यूशन है हमारा आईएमएस है, वो ही इन सब चीजों को देखता है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड आईएमएस। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसकी तीन टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट है, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस है, लिक्विडिटी है। एडजस्टमेंट में है एबल टू एडजस्ट इम्बैलेंस आई इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्विकली एंड एट लोअर कॉस्ट है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस है एबल टू कीप एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम स्टेबिलिटी इटसेल्फ है। लिक्विडिटी एबल टू प्रोवाइड इनफ रिजर्व एसेट्स फॉर a nation to correct its balance or payment deficient without making the nation itself face deflation inflation issue। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आती हैं स्टेजेस ऑफ आईएमएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कितनी स्टेज हैं, वैसे इसकी 5 हैं लेकिन जो मेन थ्रू जिसकी बात की जाती है वो 4 ही है। सबसे पहली जो थी, इनसे क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड से जो पहले हम यूज करते थे वो थी बाई मेटालिज्म। ये 1870 में जो थी ये यूज होती थी। और ये जो थी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन जो थे ना उनको यूज किया जाता था, सबसे पहले वही होते थे। और इंटरनल मोड ऑफ पेमेंट के लिए ये यूज होते थे। इसके बाद आती है क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, ये जो पहली है। इसमें इन्होंने बताया है each currency was convertible into gold at a specific rate, gold was freely imported and exported। अच्छा, इसमें जो था गोल्ड स्टैंडर्ड रेट में बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ये यहाँ पे पूरी मतलब हर जगह पे यूके का राज था। अपने कंट्रीज को जितने अमाउंट की करेंसी प्रिंट करनी होगी ना उतने ही उसका गोल्ड रिजर्व्ड रखना जरूरी है। मतलब जितने उसने अपनी यहाँ पे मतलब सब था कि अगर आपने जितने नोट छापने हैं ना, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक था अब तो करता है ना, लेकिन तब था कि जब आप जितने भी नोट छापने हैं आपने उसके लिहाज से जो है अपना गोल्ड को रिजर्व्ड रखना है। तब सारी ट्रांजैक्शन पैसों के थ्रू तो होती नहीं थी, सारी ट्रांजैक्शन होती थी गोल्ड के थ्रू होती थी। और उसी के रेशो के हिसाब से सारे कंट्रीज जो थी उनकी रेशो बनी हुई थी कि 1 ग्राम के हिसाब से मेरी जो प्राइस ऑफ करेंसी है वो कितनी है, कितनी वैल्यू है। ये जो है ये टू वे कन्वर्टिबिलिटी थी बिटवीन गोल्ड और करेंसी। लेकिन ये वर्ल्ड वार 1 जब हुई उसके दौरान ही ये खत्म हो गई था। उसके बाद सेकंड आया इंटरवार पीरियड, ये सेकंड स्टेज ऑफ आईएमएस आई। उससे पहले उसके इसमें बताया इंटरनेशनल इकोनॉमिक disintegration, high inflation rates, standard to print money to pay off war, existence of the Great Depression, restrictions on international trade। इसमें बताया उन्होंने कि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसके दौरान ही चला था ना, और सेकेंड वर्ल्ड वार के जब तक खत्म नहीं हुई ना उससे पहले पहले तक ये चलता रहा। अच्छा, इसमें जब गोल्ड स्टैंडर्ड रेट जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ था तब किसी ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को जो था वो माना नहीं था, ना ही किसी ने रूल फॉलो किया था। जो जितने भी कंट्री थे सारे कंट्रीज जो चाहते थे कि वो सिर्फ अपनी अपनी चलाएं ताकि जो है ना हमारे हिसाब से ही रूल बने, इसलिए कुछ भी नहीं चला। मगर लेकिन जो था ना सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो गोल्ड थी था उसकी वैल्यू हर जगह पे थी, वैसी ही थी जैसे पहले थी। मतलब सारी जो ट्रांजैक्शंस थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, वो हर चीज़ जो थी वो गोल्ड के थ्रू ही होती थी। उसकी जो पेमेंट थी वो गोल्ड के थ्रू ही होती थी। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं चला क्योंकि सारे कंट्री सिर्फ अपने अपने चलाते थे। उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई थी उसके बाद एक थर्ड लॉ आया, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ये 1945 में आया और ये 1972-73 तक चलता ही रहा था। अच्छा, इसमें जो था ये
जो ये थर्ड है, इसमें ये हुआ कि ये सिस्टम जो था ये यूएसए ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट ने बनाया, जिसने इस वक्त आईएमएफ की बुनियाद रखी थी। अच्छा, आईएमएफ की बुनियाद ऐसे रखी गई थी कि ये एट द जुलाई में 1944 में 44 नेशंस के थे ना जो रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे, मतलब जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने न्यू पोस्ट वार इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है, इन्होंने इसको बनाया आईएमएफ को। इसमें 44 नेशंस थी और इसमें मैक्सिमम जो आते हैं वो 190 कंट्रीज थे। उन कंट्रीज की जो थी ना वो मेंबरशिप थी। ये आईएमएफ जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बैंक नहीं कह सकते हैं। इसमें उन्होंने मिलके जो था वो यूएस डॉलर का जो था उसको इंक्रीज किया, और कि तब से ही जो यूएस डॉलर है ना, तब से इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम ज्यादा रहती है। और इस तब इसने इन्होंने यूएस डॉलर को भी बढ़ाया और इसमें गोल्ड को भी बढ़ाया। अच्छा, इसके हिसाब से इन्होंने कहा, यूएस ने कहा इट वाज लाइक डोमिनेंस बाय यूनाइटेड स्टेट, कि मैं जो चाह रहा हूँ वही होगा। इन्होंने सेट किया कि यूएस डॉलर के हिसाब से हर करेंसी की ये एक रेशो होगी, जो पहले गोल्ड के साथ होता था कि मतलब उसकी एक रेशो थी कि आपने इतने रेशो में ये चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था वो हर चीज जो थी वो गोल्ड के थ्रू होती थी। इन्होंने ये कहा, ये जो था कोई आई थिंक सो थोड़ा सा गोल्ड था, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि 33 32 जो थे ना वो डॉलर, उसके हिसाब से किया कि ये इतने डॉलर का ना ये इतना सा जो है वो गोल्ड आपको मिलेगा। और इतने इतना मतलब डॉलर दोगे तो गोल्ड मिलेगा, या गोल्ड दोगे तो डॉलर मिलेगा। तब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था, तो अब यूएस जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। तब ये हुआ कि लोगों ने जो यूएस के जो डॉलर थे वो बहुत ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए, बाहर की कंट्रीज ने भी खरीदे। उसके बाद वो स्टार्ट होने लग गया। अच्छा, यूएस डॉलर की जो करेंसी थी ना, तब उस टाइम ना डाउन होना शुरू हो गई थी। ये भी बहुत सारे कंट्रीज ने पहले तो पसंद ही नहीं किया, और इसकी जो वजह भी मेन वजह थी वो इसी वजह से नहीं ये चला था। अच्छा, इसमें यूएस डॉलर को प्रॉब्लम हुआ बहुत ज्यादा। उन्होंने बचाने के लिए ज्यादा टैक्स लगा दिया। पहले वो सेम अमाउंट की जो था गोल्ड वो $33 में दे रहे थे, अब उन्होंने 38 में कर दिया। लेकिन फिर भी जो था ना कि मतलब उन्होंने चाहा कि उनकी जो आउटफ्लो है वो ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाहर ना जा सके, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आया उनके, और इन्फ्लेशन जो थी वो बढ़ी जा रही थी। और इस वजह से उन्हें जो जो था ना ब्रिटन वुड एग्रीमेंट, ये उसको ना खत्म करना पड़ा। इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत सारा मतलब काम किया, उसने भी प्रमोट किया इकोनॉमिक को, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट को। आईएमएफ जो था उसने मेंटेन किया मॉनेटरी सिस्टम्स के ऑर्डर को। ये जो था ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, खैर ये भी नहीं चला और ये भी बंद हो गया। उसके बाद लास्ट आया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, आईएमएस। ये अभी तक चल रहा है, ये 1974 से मैक्सिमम स्टार्ट हुआ है और ये अभी तक जो है ना वो चल रहा है। इसमें है नो लॉन्गर शॉक बाय गोल्ड, abondant as international reserve assets, flexible exchange rate and allow market forces to determine their currency value। अच्छा, ये जो आईएमएस आया, इसमें ये तीनों ही का मिक्सचर है जो हमने तीनों पढ़े हैं पहले। ये उन तीनों स्टेजेस जो पढ़ी हैं, ये तीनों का मिक्सचर है। इन्होंने ये है कि ये इन्होंने पहले में यही किया कि गोल्ड रखना भी जरूरी है करेंसी के हिसाब से, कि जो हमारा सेंट्रल बैंक करता है ना, सेंट्रल बैंक जो है वो आईएमएस को ही करता है, और उसमें मतलब जितने हमने नोट छापने हैं अपने रिसोर्सिस के हिसाब से, इन्होंने यही कहा। उसके बाद एक ये भी हुआ था कि अच्छा, हम एक क्वेश्चन आता है कि हम जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता। तो एक एग्जांपल है कि जिम्बाब्वे ने ना, उन्होंने अपनी करेंसी को ना जो नोट थे उनको बहुत ज्यादा प्रिंट कर लिया था। लेकिन जब वो इतने ज्यादा नोट प्रिंट हो गए, हर एक के पास पास इतना पैसा आ गया, तो जो उनकी था ना, लेकिन वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उनका कंट्री ना बहुत स्लो डाउन चला गया था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सेकंड ये किया कि यूएस डॉलर के हिसाब से ही जो रेशो होगी वही हम फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक फॉलो करेंगे, और अभी तक जो है हम वही फॉलो कर रहे हैं, मतलब डॉलर के या कितना डॉलर है हमारा, ये हम मैक्सिमम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये भी हुआ। और थैंक यू सो मच